नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। कल जो न्यूज़ आई बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि भारत ने प्लान करा है अबाउट 45,000 करोड़ एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट्स फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। ऑफ कोर्स क्या-क्या आना है, क्या-क्या नहीं आना है, इसके ऊपर हमने बहुत सारी डिस्कशंस करी हैं। बट इट इज रियली इंटरेस्टिंग दैट नाउ बजट्स आर बीइंग डन एंड थिंग्स सीम टू बी मूविंग इन द डायरेक्शन कि ये चीजें अब प्रीटी मच इन लाइन आने वाली हैं। We need to talk about this. Plus, we need to talk about, of course, the fact कि भाई capital outlay तो ठीक है. How fast can this be done? And of course, it is capital outlay. अब कई लोग बोलेंगे कि यार ये 45,000 करोड़ से कुछ नहीं होता. What does this actually mean over the years? आगे जाके इसका क्या impact आता है? We need to understand that as well. फतेह भाई, नमस्कार. नमस्कार आदि भाई। देखिए, एक तो पैटर्न क्लियर है। 2014 ऑनवर्ड्स सरकार ने कैपिटल इंटेंसिव जो एक्विजिशंस मिलिट्री के लिए है वो उसमें काफी उसमें एनहांसमेंट इंक्रीज हुआ है। ऑन एन एवरेज अभी अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की देखें तो टोटल कैपिटल एक्विजिशन वाज अराउंड टू 1.9 लाख टू 2 लाख करोड़। तो दैट इज अ ह्यूज ह्यूज इंक्रीज। ये याद रखना चाहिए कि 2004 से 2014 उस टाइम बहुत ज्यादा कुछ कैपिटल एक्विजिशन नहीं हुआ था। एक कुछ भी नहीं बहुत हुआ था. ज्यादा डेफिसिट था। ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स ज्यादा कुछ भी नहीं खरीदा गया था। नाइदर ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स, नाइदर बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नॉर असॉल्ट राइफल्स। कुछ ट्रांसपोर्ट के जो इक्विपमेंट होते हैं प्लेटफॉर्म जैसे MI-17 हेलीकॉप्टर या C-17, C-130, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं चाहिए, बट दीज आर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, नॉट ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे इश्यूज में शुरू होता है फिर बंद हो जाता है, वो सब चलता रहा। आई रिमेम्बर 2014 के इलेक्शन के पहले या 2013 के अंत के टाइम, उस टाइम जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर था मिस्टर एंटनी, उनसे पूछा गया था अबाउट रफाल डील, तो उन्होंने कहा था कि वेयर इज द मनी। तो एक रवैया था उस टाइम कि पता नहीं फॉर वट एवर रीजन, लेकिन इंडिया की जो कैपिटल इंटेंसिव मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है उसमें काफी इट इट हैड अ बिग डेंट इनटू दैट। तो हुआ क्या है, पिछले 10 साल में आप जितना भी खर्च करो, इट्स स्टिल लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप एक डेफिसिट को भी डील कर रहे हो। 10 ईयर वॉइड, 10 से भी ज्यादा है शायद। सो बहुत सारे कैपिटल इंटेंसिव एक्विजिशन तो हुई है, नेवी के लिए हुआ है, आर्मी के लिए हुआ है, हो भी रहा है। बट अभी जो फोकस दिख रहा है, वंस कंसिडरेबल जो नेवी और आर्मी के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई है, अभी जो फोकस है दैट इज मोर ऑन सबमरीन्स, दैट इज मोर ऑन परचेजिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन या करंट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स। वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो उसमें आपको पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगले 6 महीने में, 8 महीने में द डील्स दैट कैन गेट साइंड, हो सकता है रफाल के ऊपर होगा, या whether it's 90 रफाल मोर और 114 वी डोंट नो, बट इट विल बी देयर। उसके साथ PHI पीस प्रोजेक्ट 75I जो है, जिसमें आई थिंक एक जर्मन कंपनी के साथ इंडियन मैसगांव डॉक्स का जो कोलैबोरेशन में वो बनाएंगे, आई थिंक इट्स मोस्ट प्रोबेबली थाइसन या HDW, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट वो दीज आर ऑल वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव। और ये ऐसा है कि इफ यू टेक अ रफाल डील, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी डील को आप पोस्टपोन कर दो। तो सिचुएशन अगर आप देखें दुनिया भर में, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल फ्लक्चुएशन हो रहा है, नेबरहुड इज आल्सो इन अ चैलेंजिंग पोजीशन। तो वहां पे आपको रेडार्स की भी जरूरत है, हाई इंटेंसिटी लॉन्ग रेंज रेडार्स। वहां पे आपको ऑफेंसिव फाइटर जेट्स की भी जरूरत है। वहां पे आपको आत्मनिर्भरता के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन की भी जरूरत है। वहां पे आपको और ज्यादा से ज्यादा सबमरीन्स की भी जरूरत है। सो वो टाइम चला गया कि इस साल कुछ करेंगे, अगले साल देखेंगे कुछ और चीज खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। और टाइमलाइन की जब आप बात कर रहे हैं कि अभी एक नया जो रूल आया है, वो मैनुअल में अभी दिया गया कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज वेरी मच क्लियर कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने
एक फॉर्मली एक चीज के ऊपर कहा है कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से जो इंडक्शन या एक्विजिशन क्लियरेंस, मतलब सीसीएस के अप्रूवल के बाद जब साइनिंग ऑफ द डील, नॉट इंडक्शन, साइनिंग ऑफ द डील, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जब होता है तो साइनिंग ऑफ द डील, एट मोस्ट देयर विल बी द टाइम फ्रेम ऑफ 69 वीक्स। टाइम फ्रेम करके रखा है कि इसी में के अंदर करना है। पहले वी हैव सीन कि एक एक प्रोजेक्ट 10-10 साल 20 साल तक उसी के ऊपर बात चल रहा है, वो नहीं होने वाला है। जहां तक बात है कि वो 45,000 करोड़ से क्या होगा, बात 45,000 करोड़ की नहीं है, बात है कि यू ऑलरेडी हैव an allocated budget for capital acquisition around 1.9 lakh crore to 2 lakh crore, तो 2 लाख करोड़ के ऊपर 45,000 करोड़। और अल्टीमेटली व्हाट इट अपीयर्स, एक जो बात चल रही थी कि आपकी जो डिफेंस बजट आइडियली इट शुड बी अराउंड 3% ऑफ जीडीपी। तो कैपिटल एक्विजिशन और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन या टोटल डिफेंस बजट में बहुत एनहांसमेंट हुई है। और क्योंकि इंडिया का जीडीपी भी बढ़ता रहा, सो एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाए, एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफेंस बजट शायद डबल से ज्यादा हो गया है इन द लास्ट 10 years। लेकिन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो फिर भी 2% के नीचे ही दिखता है, क्योंकि द जीडीपी हैज आल्सो इंक्रीज्ड। सो उस पे आपको एक क्वेश्चन तो है कि देखिए, आपकी जब जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, यू हैव मोर कैपेसिटी टू इन्वेस्ट इन डिफेंस। अब वो इन्वेस्टमेंट आज एक लग्जरी नहीं है। एक हमारे देश में, जैसे मैं उनको चिरकुट कहता हूँ, एक चिरकुट इकोसिस्टम में बोलता है कि नहीं नहीं, यू शुड स्पेंड मनी ऑन स्कूल्स, यू शुड स्पेंड मनी ऑन हॉस्पिटल्स। सर, स्कूल्स भी बन रहा है, हॉस्पिटल्स भी बन रहा है, और उसके साथ अगर मिलिट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, दैट इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री दैट क्रिएट्स जॉब्स। आप टोबैको इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है, तो डिफेंस तो क्यों नहीं? दैट विल क्रिएट जॉब्स। उसका स्पिन ऑफ इम्पैक्ट होता है, उसके बहुत सारे टेक्नोलॉजी सिविलियन एप्लीकेशंस भी होते हैं, एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन वेदर द कंट्री सर्वाइव्स और नॉट। और जिस तरह के माहौल है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दोनों चीज के ऊपर टुडे वी हैव नो ऑप्शन बट टू इन्वेस्ट। इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसलिए किया था कि थ्रेट्स है और थ्रेट्स थे, इसीलिए किया गया था। ऐसा नहीं कि चलो थोड़ा फुलझड़ी टेस्ट करते अगले दिवाली के लिए, ऐसा नहीं था। सो एवरी एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज आउट ऑफ नेसेसिटी। फिर भी इंडिया का जो डिफेंस बजट है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाए, बहुत सारे देशों से कम है। सो आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन फॉर इंक्रीजिंग दैट, एंड आई थिंक ये जो किया जा रहा है अभी पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, यू वुड सी क्वाइट अ बिट ऑफ अर्जेंसी हैपनिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। अगर आप पूरे, मतलब इट विल टेक लॉन्ग टाइम, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट अगेन। अगर आप पूरे देखेंगे मिलिट्री एक्विजिशन किस तरह से पिछले 10 साल में हुई है, दैट्स फेनोमेनल। यू नो, स्वीपिंग कमेंट्स बहुत लोग कर लेते हैं कि मोदी ने क्या किया, ये किया, वो किया, लेकिन देर आर मैसिव मॉडर्नाइजेशन। जो इसके ऊपर खबर रखता है विदाउट गिविंग स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, उनको पता है व्हाट काइंड ऑफ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इन द लास्ट 10 years हैव हैपेंड। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस द ईज, वो ईज तो दिख रहा था ना, द ईज विथ विच इंडिया हैंडल्ड द इनकमिंग मिसाइल्स, वो आसान इसीलिए दिख रहा था क्योंकि उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया। अदरवाइज इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू। So, but again, when you talk about next generation warfare में क्या हो रहा है? If you look at जिसको कहा जाता है revolution in military affairs, there are two things happening. एक तो है कि wars are becoming long enduring war, low intensity long enduring, चलते ही जा रहे हैं। आप देखेंगे इजराइल और गाजा वाला जो हो रहा है, रशिया यूक्रेन वाला भी लॉन्ग एंड्योरेंस, वो ड्रोन से करता ही जा रहा है, एक्सप्लोशन होता ही जा रहा है। बट एट द सेम टाइम, इफ यू लुक एट बोथ द कॉन्फ्लिक्ट्स, आप ये भी देखेंगे उसमें हाई इंटेंसिटी हाईटेक इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल हो रहा है। सो वॉर का जो डायमेंशन में बदलाव आ रहा है वो ये है कि वॉर्स आर नो मोर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हो रहा है, एंड वॉर्स हैव बोथ स्पेक्ट्रम। हाई एंड्योरेंस इक्विपमेंट भी है, हाई टेक इक्विपमेंट भी है, और लो टेक इक्विपमेंट भी है। तो आपको बल्क इक्विपमेंट भी चाहिए लो एंड का, और आपको हाईटेक में नीश में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई यू वुड रिक्वायर एनहांसमेंट इन बजट। उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कुछ चीजें देखिए है जो यू हैव टू इंपोर्ट, यू हैव टू कोलैबोरेट विद फॉरेन कंपनीज, बट बहुत सारे ऐसे चीज है जिसमें इंडिया में बनाया जा रहा है।
और इंडिया इज डूइंग गुड इन दैट. इट इज एन इंडस्ट्री, उसका स्पिन ऑफ इफेक्ट जैसे मैंने कहा अदर इंडस्ट्रीज के ऊपर होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट सिविलियन एप्लीकेशंस में होता है. सो आई थिंक ये कोई ऐसा नहीं है कि सडनली हुआ, इसके ऊपर बात बहुत दिन से चल रहा था. इनफैक्ट लास्ट पॉइंट, इवन बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, अगर आप पिछले 5-6 साल की देखेंगे तो जो कमांड लेवल के जनरल्स होते हैं उनके पास फाइनेंशियल एक ऑटोनॉमी दिया गया था कि 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ करके आप यू कैन हैव इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स. उसके लिए यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीड्योर. फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कि मैंने मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी से सर्वेलेंस ड्रोन्स 50 खरीदा, मुझे और 30 की जरूरत है, यू गो डायरेक्टली बाय इट. सो इमरजेंसी फाइनेंशियल और पावर दिया गया है, दैट इज अ ह्यूज थिंग. और फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू मिसाइल्स टू आर्टिलरी टू टैंक्स, फिर फ्रॉम बुलेट प्रूफ जैकेट्स टू असॉल्ट राइफल्स, फ्रॉम मिसाइल्स टू रॉकेट्स, everything has witnessed investments to drones and unmanned systems, counter drone systems. हर चीज में इन्वेस्टमेंट दिखी है, आर्टिलरी से शुरू करके जैसे मैंने कहा. और अभी जो नेक्स्ट फेज है, दीज आर हाई एक्सपेंसिव, हाईली एक्सपेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव. चाहे वो आप नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहे, चाहे वो सबमरीन्स कहे. इनफैक्ट सबमरीन में दो चीज हो रहा है. एक तो है योर न्यूक्लियर सबमरीन के जो मतलब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो होता है, उसके ऊपर इंडिया का अलग एक प्रोग्राम है, उसके लिए भी पैसा दिया जा रहा है. देन यू हैव कन्वेंशनल सबमरीन्स जो डीजल सबमरीन्स होते हैं, उसके ऊपर भी सेपरेटली खर्च है, बट दीज आर एक्सपेंसिव. सो यू रिक्वायर्ड दिस एनहांसमेंट इन बजट एंड आई थिंक इंडिया के पास वो कुशन तो है आज. सब बोलते हैं ना कि रशिया से जो तेल में पैसा बचा वो गया कहाँ, वो यहाँ पे जाता है. एक तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता है कि 12 लाख के ऊपर, तब जाके अगर आपका इनकम 12 लाख तक है साल में, यू डोंट नीड टू पे टैक्स. देन यू हैव अ मैसिव रिडक्शन इन जीएसटी रेट्स. और उसके बाद यू आर स्पेंडिंग मोर ऑन डिफेंस बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी. तो वो जो रशिया से तेल खरीदने का पैसा बच जाता है, दैट इज बीइंग स्पेंट इन हियर. फिर भी कुछ लोगों की जो आदत होती है, जैसे आपने कहा कि एल्गोरिदम्स बनाया जाता है कि ताकि लोग हमेशा गुस्से में रहे, तो ऐसे ही दिखाया जाएगा कि कुछ नहीं हो रहा है. लेकिन वो भी एक इकोसिस्टम है, उसको भी दाना पानी चाहिए, उनको हमेशा बोलता ही रहना है कि कुछ नहीं हो रहा है. तो एनीवेज दैट्स हाउ इट इज, बट आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव स्टेप जो भी हो रहा है. बैक टू यू. That is there. Of course, also there is a threat perception analysis which keeps changing, and जिस तरह की एक्टिविटीज आपके साथ अभी जो हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने जो चीजें करी हैं, that will of course change your calculations quite a bit, because war plans change, ये learnings आती हैं, and you're obviously fighting the next war, you're not going to have operation सिंदूर again. ठीक है, इन द सेंस द सेम ऑपरेशंस आप दोबारा नहीं करोगे बिकॉज द एनिमी नोज आप किस तरह बिहेव कर रहे हो. तो द ऑपरेशंस विल चेंज. अब वो चेंज होता है तो फिर आपको इक्विपमेंट भी डिफरेंट चाहिए होती है, ये चीजें चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल यस्टरडे एक जो ऑर्डर आया है इज अबाउट 200 मिसाइल 700 मिसाइल्स ऑफ द आस्ट्रा 2 व्हिच इज 200 किलोमीटर्स का जो उसका रेंज है. Now, see, that's very interesting considering the fact that bhai, air defense and of course offensive air offensive air to air you know capability is something that everybody would look for. S-400 ka aapne dekha 314 kilometers. So of course that same capability will be looked at from the sky also. So that thing will also change, and I think it will need a constant kind of with the way wars are developing, it will need a constant kind of look into what, where, how, when, and how much. जी बिल्कुल. और थ्रेट परसेप्शंस है, इसीलिए मिशन सुदर्शन चक्र उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है. थ्रेट परसेप्शन सिर्फ इनकमिंग मिसाइल से नहीं है, वो सबोटाज और टेरर थ्रेट से भी है. इसीलिए एनएसजी का एक्सपेंशन हो रहा है. इसीलिए स्टेट्स को भी बोला जा रहा है यू इन्वेस्ट मोर इन पुलिस, जैसे होम मिनिस्टर ने कहा. थ्रेट परसेप्शंस का डायनामिक्स बदल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट्स का डायनामिक्स बदल रहा है. इसीलिए आप टू कीप दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, यू हैव टू इन्वेस्ट मोर. तो आप जो एस्ट्रा की बात कर रहे हो, बेसिकली जो एक
if you have to draw an inference out of it, तो बेसिकली ये है कि आपके मैन्ड मिशंस जो होते हैं, यू विल, हालांकि आपकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट होगी उसकी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो जरूर होगा, बट यू वुड स्टिल प्रेफर, यू आर डेवलपिंग कैपेबिलिटीज ताकि उसको लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस ना करना पड़े. So you are increasing the range of your missiles. At the same time, you are investing in your unmanned combat systems, ताकि जो unmanned missions हो, that will be eventually deep penetration. वो जाके तो loitering munitions के ऊपर बहुत invest हो रहा है. तो इस तरह के जब चीजें होती है, इसके इन्वेस्टमेंट दो चीजों में होता है. एक तो है यू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग द कैपेबिलिटीज, एक तो है डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज के लिए हमेशा बाहर से टेक नहीं मिलता है. तो डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज में ट्रायल एंड एरर बहुत होता है. यू नीड टू स्पेंड मनी, नॉट दैट एवरी पेनी विल बी अकाउंटेड फॉर इन टर्म्स ऑफ आउटकम. बहुत टाइम वो वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज यू विल लर्न थ्रू योर फेलियर्स, and then once the prototype and the development is done, उसका सीरीज प्रोडक्शन होता है, फिर आपको इंडक्ट करना पड़ता है. तो दोनों चीज में हो रहा है. और आपने जैसे कहा कि जो पॉलिटिकल या फिर थ्रेट परसेप्शंस, वो तो डेफिनेटली साउथ एशिया में आप देखिए ना, दुनिया भर में यूरोप का जो क्राइसिस है ये सबको पता है. डेमोग्राफिक क्राइसिस, इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस एंड अ कॉन्फ्लिक्ट लूमिंग ओवर देम. ठीक है, यूरोप जो पिछले 70 साल में दुनिया भर में हर तरह की गंदगी मचा के अपने आप को सेफ रखा था, इट इज लिविंग अंडर द क्लाउड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. मिडिल ईस्ट के बारे में तो बोलना ही बेकार है. मतलब मिडिल ईस्ट में कभी कभी बारिश की तरह, जो कभी कभी बारिश होती है उसकी तरह शांति आती है, बट अदरवाइज इट इज ऑलवेज इन द क्लाउड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. साउथ ईस्ट एशिया या फिर साउथ चाइना सी में भी there is a fear factor all the time working. सेंट्रल एशिया का, और अगर आप साउथ एशिया का देख ले, इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्ट नेबरहुड, रिलेटिवली इंडिया इज फार मोर स्टेबल, जो इंडिया के लोगों को समझ में नहीं आता. इंडिया में जब तक भूचाल नहीं होता उनको समझ में नहीं आता कि पहले कितनी शांति थी. ये जो एक स्टेबिलिटी मोदी सरकार ने बरकरार रखी है इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस अराउंड, दैट इटसेल्फ इज अ मिरेकल. ये लोगों को समझ में नहीं आता है ना. उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है ऑन योर डिफेंस. ऐसे ही नहीं हो रहा है. सो दैट इज व्हाई दिस एनहांसमेंट इज नीडेड, एंड इट इज नीडेड. और इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आपके खुद के इंडस्ट्री में ऊपर पड़ेगा. सो ओवरऑल इट्स फाइन. जैसे हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि दिसंबर जनवरी में शायद यू वुड है, जो अंडरस्टैंडिंग है कि बाय दिस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से क्लियरेंस दी जाएगी फॉर एडिशनल रफाल. चाहे वो 90 है या 114 है, मुझे पता नहीं. फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन शुरू होगा. मोस्ट लाइकली बिफोर मार्च 2026 होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट इन द नेक्स्ट 6 to 7 months you might see a Rafale deal. You might see some positive development on Sukhoi 57. You might see major acquisition of long range radar. You might see more S-400 coming. और उसके साथ यू माइट सी मोर मनी बीइंग स्पेंड ऑन प्रोजेक्ट कुशा जैसी है, जो आपकी इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम एज पार्ट ऑफ सुदर्शन चक्र. तो ये सब के लिए पैसा चाहिए. बैक टू यू. पैसा तो चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो हैज टू हैव, इट्स अ रिकरिंग फंड, तो ये आगे आगे चलता रहेगा, एंड होप दैट इट कीप्स ग्रोइंग. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच पथिकृत भाई फॉर दैट अपडेट. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स डू सपोर्ट द चैनल. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.